ठीक है। अब सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर टॉपिक है कि आहार ही औषधि, ये कितने लोग ऐसे हैं कि इसको सपोर्ट करते हैं? हम सब करें जो सपोर्ट करते हैं, या चैट बॉक्स में वाई लिख दें, ना। अब देखिए, हम सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं इतने सारे थम्स अप देख रही हूँ, तो इसका मतलब मैं समझ रही हूँ कि हम लगभग सभी लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि ये सही है। अब लेकिन ना दो चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन कितना होता है ना। अभी मैं आपसे बहुत सारी चीजें पूछूंगी ना या बताऊंगी, तो आप बोलोगे नहीं हमें मालूम है ना, हमने ये बुक भी पढ़ी है, लेकिन एग्जीक्यूशन कितना है? दीदी एक्सक्यूज मी, दीदी आपके ना लाइट का फोकस ज्यादा आ रहा है, तो आप थोड़ा सा विजुअल कम हो रहे हो। अच्छा, ऐसा शायद अभी ठीक हुआ क्या? एंगल चेंज कर लिया तो दीदी एट प्रेजेंट 50%। क्या करूं, लाइट कम करूं कि ज्यादा करूं? नहीं क्या नहीं करूं? लाइट का नहीं, आपने जो आहार दीदी ठीक लग रहा है, मुझे तो ठीक लग रहा है आपका। एक मिनट में पिन करके देखती हूँ। आई थिंक ठीक आ रहा है। रचना दीदी बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सफिशिएंट है। वही बोले, क्योंकि मैंने भी फेस पिन भी करके आपका देखा। बिल्कुल सही है, कोई ब्राइटनेस ज्यादा नहीं है। बिल्कुल। तो अभी हम बात कर रहे थे कि आहार ही औषधि है, राइट। तो हमने एक चीज देखा कि हम सारे लोग हैं कि जो उस पर बिलीव कर रहे हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कितने लोग कर रहे हैं? अब वो थम्स अप करें। बहुत कम थम्स हो गए, है ना। जब हम पहले में थे, दिक्कत क्या होती है कि हम बहुत सी चीजों को जानते हैं, समझते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका एग्जीक्यूशन अपनी लाइफ में नहीं करते हैं। ठीक है ना। जैसे अभी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं योग को लेके, आसन और योग को लेके। तो अभी आप देखिए, योग के लिए अवेयरनेस सबको है, सबको मालूम है, सब करते हैं। ठीक है। यहाँ पर मुझे लगता है जितने भी लोग होंगे उसमें से 100%, 50% तो लोग करते ही होंगे योग। कुछ ऐसा होगा कि शायद ना करते हैं। ठीक है। अब दिक्कत ये होती है कि वो जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं वो कितना परसेंट कर रहे हैं। ठीक है। एक छोटे से एग्जाम्पल से, ये सिर्फ एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रही हूँ कि जिससे आई ओपनिंग हो। ठीक है। इसका रीजन सिर्फ इतना है। ताड़ासन सभी करते हैं, थम्स अप करें जो जो करते हैं, लगभग सभी को मालूम है। ताड़ासन में आपको मालूम है किस तरह की उंगली करके ऐसे पलटते हैं ऊपर ले जाते हुए? राइट माधुरी जी, सभी को मालूम है ना। अभी आप क्या करते हैं, देखिए, सिर्फ एक टेक्निक बता रही हूं मैं, है ना, कि हमने हाथ ऊपर किया, फिंगर्स को लॉक की, ऐसा पलट लिया। ठीक है। अब आप अपने हाथ अगर नीचे करके देखें तो सबकी ये लिटिल फिंगर खुली होगी। देखें, ताड़ासन की एग्जैक्ट टेक्निक क्या है कि जो हमने ये हमारे ये वैली पोर्शन दिख रहे हैं आपको, ये वैली पोर्शन आपस में जो सटा है, और जब हम इसको टर्न करें तो ये इस तरह से आपस में ज्वाइन रहे, जबकि ये आप लोग कैसे करते हैं, ये, राइट। अब एक बार ऐसे वैली पोर्शन को ज्वाइन करके ऊपर करके देखिए, देखिए आपके हैंड मसल्स में जो स्ट्रेचिंग आ रही है, फील कीजिए। ठीक है, चेंज है। प्रीति जी को छोड़ के और भी कोई अपना माइक अनम्यूट करके बताएं क्या चेंज लगा। जी दीदी स्ट्रेचिंग ज्यादा हो रहा है आर्म्स में, कंधों में और बाइसेप्स में ना स्ट्रेस फील हुआ है। हाँ, देखिए, जो ये एक्सरसाइज में हम ये पोजीशन जो क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे ये पूरे जो आर्म्स के मसल्स हैं इनमें स्ट्रेचिंग हो, राइट। और जब हम ये इस तरह से कर लेते हैं तो वो स्ट्रेचिंग जीरो हो जाती है। ठीक है। तो हर चीज में टेक्निक सही होना बहुत जरूरी है। जैसे लोग बोलते हैं कि हम तो बिल्कुल कम खाना खाते हैं, हम तो कुछ ऐसा ड्राई या कुछ ऐसा वाला खाना खाते ही नहीं है, फिर भी हमको इंडाइजेशन होता है या एसिडिटी होती है।
तो कम खाना भी, भले ही वो कितना अच्छा हो, लेकिन आप यदि क्वांटिटी कम खा रहे हैं तो वो भी हानिकारक है। औषधि कोई भी चीज कब होगी? जब वो बैलेंस क्वांटिटी में रहेगी। पहला पॉइंट तो हम ये समझें कि अगर किसी भी चीज को हमको औषधि बनाना है तो उसका पहला पॉइंट ये है कि उसकी क्वांटिटी बैलेंस हो। सेकंड पॉइंट क्या है कि उसकी क्वालिटी बेटर हो। तो क्वांटिटी, क्वालिटी, दो चीजें हो गई। अब उसके साथ आपका जिसने कुक किया है उसका मेंटल स्टेटस कैसा है, वो सात्विक हो। फिर वो जिस जगह पर हम उस खाने को बना रहे हैं, वो क्षेत्र जो है वो कैसा हो? सात्विक हो। वो भी समय सात्विक हो। ठीक है, तो ये कितने सारे पॉइंट आपको मिल गए। लेकिन अब आप एक बार सोचिए कि जब आप खाना बनाते हैं तो क्या ये सारे पॉइंट्स आप देखते हैं? द्रव्य की सात्विकता या द्रव्य शुद्धि हम देख लेते हैं कि जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं वो शुद्ध हो, साफ हो, उसमें किसी भी तरह की कोई चीजें मतलब अशुद्धियां ना हो, है ना। लेकिन स्थान शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि, ये सब हम देखते हैं क्या? तो किसी भी फूड को हम औषधि तभी बना सकते हैं जब उनके साथ ये सारी शुद्धियों को जोड़ के चले। ठीक है, अब आपके कोर्स में जो फर्स्ट है पॉइंट वो है थेरेपेटिक यूजेस ऑफ गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का। ठीक है, तो हम इनके बारे में आज जानेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं गेहूं से। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करती हूँ, मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ दीदी, एक चीज याद करा दी थी। लास्ट टाइम मैंने पूछा था कि हमें दिन में मतलब जैसे बादाम खा रहे ये खा रहे तो ऐसे पूरे हम कितना खा सकते दिन भर में, तो वो खाने में आएगा कि ये चीज तो आपने बोला था अगली क्लास में रिमाइंड कर देना ठीक है, मुझे। आज क्वेश्चन आंसर से पहले हम इसको ही कर लेंगे, है ना। थोड़े से प्रेजेंटेशन का ये हम देख लेते हैं, फिर हम पहले इसको ही कर लेंगे। स्क्रीन शेयर हो रही ना सभी को? सॉरी टू इंटरप्ट, आज का टॉपिक क्या? एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हुआ था, मेरा वो आज आवाज का नहीं आ रही थी टॉपिक मेरे है फोन से। थेरेपेटिक यूजेस ऑफ गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का। ठीक है, ओके, क्लियर? ठीक है। जैसा कि आज का टॉपिक है कि हमको गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का, इनके चिकित्सकीय उपयोग क्या क्या है, चिकित्सा में इनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, वो हमें देखना है। तो हम इन चारों में से एक एक को लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गेहूं से। गेहूं के नाम से तो सभी परिचित हैं, सभी को मालूम है, क्योंकि जितना कंज्यूम हम शायद वीट करते हैं उतना और कोई भी अनाज नहीं करते हैं। ज्यादातर जगह, कुछ जगह होता है कि राइस, जैसे साउथ वगैरह में जाओ तो हो सकता है राइस ज्यादा यूज होता हो, बट एक एवरेज हम देखें कि नॉर्थ साइड में वीट जो है वो सबसे ज्यादा कंज्यूम होता। तो थोड़ी सी हम हिस्ट्री जानते कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो ये हमेशा से पूरे विश्व में, वर्ल्ड में ही ये हमेशा से इम्पोर्टेंट रही, क्योंकि अगर हम फॉरेन कंट्रीज भी जाते हैं तो वहां पर भी जो ब्रेड, या जिसको हम डबल रोटी बोलते हैं या पाव बोलते हैं या बन बोलते हैं, तो ये सारी चीजें का भी जो फ्लोर होता है वो क्या होता है? वीट फ्लोर ही होता है। और इसके बारे में बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं है कि सबसे पहले गेहूं कहाँ पाया गया या उसकी कहाँ खेती हुई, लेकिन ऐसा मानते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया में, ठीक है, ये शुरुआत हुई और उसके बाद ये पूरे विश्व में फैलता गया। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो खुदाई हुई वहां पर गेहूं की खेती के प्रमाण मिले हैं, और ऐसा मानते हैं कि ये जो खेती है लगभग 5000 साल पहले से भी ये की जा रही है। सॉरी,
सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा सा खराब है। तो जो भारत में भी यदि हम देखें तो बहुत हजारों साल से इसका उपयोग हो रहा है। और इसमें जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा में वहां पर जो गेहूं को भंडार करने की जगह होती है वो भी वहां पर मिली है, भंडार गृह, उसमें गेहूं भी मिले हैं। इसी तरह से रोम में भी गेहूं मिले हैं। तो ओवरऑल हम देखें कि ये हजारों सालों पहले से गेहूं की खेती हो रही है और गेहूं को कंज्यूम किया जा रहा है खाने में। अब इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ट्रिटिकम एस्टिवा, और ये विश्व के प्रमुख खाद्यान्न में से है और पूरे विश्व में इसकी खेती होती है। सबसे अधिक ये फसल उगाई जाती है और इसके बाद एक मक्का है जो बहुत अधिक पूरे विश्व में उगाया जाता है। तो इस तरह से ये एक गेहूं जो है वो घास कुल का ही एक पौधा माना जाता है। अब जो गेहूं को खाने की प्रोसीजर है वो क्या रहती है कि इसके जो दाने होते हैं उनको पीस कर आटा बनाया जाता है या फ्लोर बनाया जाता है और उससे रोटी, ब्रेड, कुकीज, केक, दलिया, पास्ता, सिवैयां, नूडल्स, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। इवन इसको फर्मेंटेट करके बियर, वोदका, इस टाइप की चीजें भी बनाई जाती हैं और इससे बायो जैव ईंधन या बायो एनर्जी भी इससे ली जाती है। इसके बाद इसका जो भूसा बचता है गेहूं के दाने निकालने के बाद, उसका उपयोग किसमें होता है? जो पशुओं के चारों में होता है या जो पहले के जमाने में झोपड़ी बनती थी, हट, तो उसकी छत के लिए, छत बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब दुनिया भर में आहार, प्रोटीन और खाद्य आपूर्ति का अधिकांश हिस्सा गेहूं के द्वारा ही पूरा किया जाता है। लेकिन अभी करंट में एक ऐसा हुआ है कि जो गेहूं में ग्लूटेन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, वो बहुत से लोग विश्व में ऐसे हैं कि जो उसके लिए एलर्जेटिक होते हैं, वो उनको उस ग्लूटेन से एलर्जी होती है। तो उनके लिए ग्लूटेन फ्री, जो आगे हम पढ़ेंगे, ज्वार बाजरा, वो ग्लूटेन फ्री रहते हैं, उनका यूज किया जाता है। और ये जो एलर्जी होती है जिनको, उनको गेहूं खाना सूट नहीं करता है। उनके जैसे ही बाउल में वो गेहूं जाता है, ग्लूटेन जाता है, तो उसमें इरिटेशन शुरू हो जाता है और वो चीज, वो उसको डाइजेस्ट, ग्लूटेन वाला जो पार्ट है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अब ग्लूटेन क्या है? तो ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो कि इसमें गेहूं में पाया जाता है, बार्ले में पाया जाता है, राई में पाया जाता है और बहुत सारे हाइब्रिड जो ग्रेन्स होते हैं उनमें पाया जाता है। और ये जो ग्लूटेन है ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है उस फ्लोर को टेक्सचर, स्ट्रक्चर और उसमें जो एक इलास्टिसिटी आती है उसके आटे में, वो इलास्टिसिटी भी इसी के कारण आती है। अब जो गेहूं, उसको मोस्टली दो तरह में डिवाइड किया है। ऐसे तो बहुत सारे उसके टाइप्स होते हैं, एक तो मृदु गेहूं और एक कठोर गेहूं। तो जो मृदु गेहूं होता है उसको कहते हैं ट्रिटिकम एस्टिवम, और जो कठोर होता है उसे कहते हैं ट्रिटिकम ड्यूरा। इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं, न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या क्या होती है गेहूं की? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, दो चीज इसके मेन कंटेंट्स हैं। और इसमें लगभग 11 से 12% जो है वो प्रोटीन रहता है। और इसके अलावा इसमें फैट, फाइबर, शुगर, वाटर, ये सब बहुत कम मात्रा में होता है। और अगर कैलोरी वाइज देखें तो ये 340, आई थिंक 100 ग्राम का होना चाहिए, बट इसमें क्लियर नहीं है कि ये कैलोरी कितने ग्राम गेहूं में इतनी कैलोरी आती है। तो अगर हम इसका पूरा न्यूट्रिशंस देखें तो इसमें विटामिन ए, B1, B3, B2, B5, B6, B9 पाया जाता है। इसकी कैलोरी जो होती है ये 332 किलो कैलोरी होती है और ये 100 ग्राम में होती है। मिनरल्स इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, आयरन, पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम,
फॉस्फेट और कैल्शियम। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें पाए जाते हैं, विटामिन और मिनरल। और इसमें प्रोटीन जो होता है वो 9.61 ग्राम होता है। ये पूरा 100 ग्राम का चीज दिया है कि अगर अपन 100 ग्राम्स गेहूं सर्व करते हैं तो उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फैट होता है 1.95 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 74.78 ग्राम, और जो फाइबर्स होते हैं वो 13.1। तो ओवरऑल हम देखें तो इसमें जो एक बड़ा पार्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट का होता है, और कार्बोहाइड्रेट से ह्यूमंस को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। अब इसमें अगर हम इसके न्यूट्रिशन वैल्यू को थोड़ा और देखें तो इसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है और विशेष रूप से स्टार्च प्रोटीन से बना होता है ये। इसमें नमी, फाइबर, वसा और राख मतलब मिनरल लिया जाता है कि इसकी अलग अलग मात्राएं होती हैं। जैसे कि हमने पिछले पिक्चर में देखा था, विटामिन खनिज इसमें पाए जाते हैं, और इसका जो चोकर होता है वो भी फाइबर और मिनरल से भरा हुआ होता है। कार्बोहाइड्रेट इसका सबसे बड़ा भाग है, जैसा कि अभी हम देख चुके थे। और गेहूं में शर्करा और आहारीय फाइबर भी होते हैं। प्रोटीन इसमें पाया जाता है जिसका महत्वपूर्ण घटक है, और गेहूं में लगभग 9 से 18% प्रोटीन होता है। ये डिपेंड करता है इसकी स्पीशीज पर कि कौन सी टाइप का हम गेहूं ले रहे हैं, क्योंकि सभी में प्रोटीन की मात्रा अलग अलग होगी। और इसका जो प्रोटीन का अधिकांश भाग है वही ग्लूटेन बनाता है, और ग्लूटेन से ही बेकिंग का जो चीज होता है, बेकिंग के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नमी इसमें होती है और फैट होता है। विटामिन बी का हम देख चुके हैं कि जो साबुत गेहूं है उसमें थायमिन मतलब B1, फिर नियासिन मतलब B3 और पेंटोथेनिक एसिड मतलब B5, ये तीनों बी विटामिन पाए जाते हैं। इसके अलावा B2 मतलब राइबोफ्लेविन और B6 मतलब पायरिडोक्सिन पाया जाता है। विटामिन ई इसमें होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। और खनिज पदार्थ देखें तो फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम बहुत अधिक होता है। खनिज इसमें मिनरल्स क्या होते हैं, लोहा, जस्ता, मैग्नीज, तांबा और सेलेनियम। अब इसके और दूसरे इसमें जो कम मात्रा में घटक होते हैं, कंटेंट्स, वो क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं बहुत सारे तरह के, जिनमें लाइसिन, मेथियोनिन और ग्लूटामाइन शामिल है। एंजाइम भी होते हैं उसमें। एंजाइम कौन से होते हैं, एमाइलेज और प्रोटीएज। तो ये ओवरऑल जो गेहूं का है वो क्या क्या इसमें कंटेन होते हैं वो है। इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि इसमें बहुत सारे छिलके होते हैं, और जिनको एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, क्रॉस सेल, ट्यूबर सेल, टेस्ट सेल और हाइलाइन लेयर, तो इस तरह के लेयर से मिलके गेहूं बनता है। अब इसके हेल्थ बेनिफिट क्या है गेहूं खाने के, कि ये बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, और इसमें चूंकि कार्बोहाइड्रेट होता है तो मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, और B1 पाया जाता है जो कि मेटाबॉलिज्म को बेटर बनाता है। फिर फाइबर्स होने से इंसुलिन का जो रिस्पांस होता है वो इम्प्रूव होता है। फॉलिक एसिड होने से और इसका कंटेंट विटामिन B9 भी होता है, जिससे कि ये ओवरऑल ग्रोथ, जो फिजिकल ग्रोथ है उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। फिर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है ये, और गुड सोर्स फॉर स्किन एंड आईज। इसमें हाईली जिंक होने के कारण ये स्किन और आईज के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आयरन बहुत अधिक होता है, तो ये एनीमिक जो होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन कम हो गया है या जिनको खून की कमी है, तो ऐसे जो एनीमिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये आयरन रिच होता है और इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो ये एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। ये जिंक का तो हम एक बार पढ़ चुके हैं। अब ये जो व्हीट ग्रॉस है, इसका आपने, जिसको हम जवारे बोलते हैं,
आजकल इसका बहुत अधिक आपने सुना होगा बेनिफिट, बहुत अधिक लोगों को इसका जो जूस है वो लेते हुए सुना होगा। तो थोड़ा सा हम इसको भी पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी वीट से ही बनने वाला प्रोडक्ट है। तो ये जो अभी हम देख रहे हैं कि जो ये वीट ग्रॉस है, इससे जो ऑयल बनता है उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। ये एंटी एंटी एजिंग होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ब्लड प्रेशर को मैनेज करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, स्किन को मॉइस्चर रखता है, नरिशमेंट देता है स्किन को, और इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है। तो जो व्हीट ग्रॉस से जो ऑयल बनता है उस ऑयल के ये सारे बेनिफिट होते हैं। अब हम आते हैं कि इसका जो ग्रॉस है उससे क्या फायदा होता है। तो इसके जो चिकित्सकीय उपयोग हैं, थेरेपेटिक यूजेस हैं, वो सबसे अच्छा है कि ये इसमें चूंकि फाइबर रहते हैं तो ये डाइजेशन बहुत अच्छा करता है और कॉन्स्टिपेशन को ये कम करता है। और ये विशेष रूप से ये एनीमिया, क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट है, फिर डायबिटीज, कैंसर, इन सब में हेल्पफुल होता है। क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाए जाते हैं तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और इसके साथ स्वेलिंग वगैरह को भी ये कम करता है। और अगर अंकुरित गेहूं अगर खाते हैं तो वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। चोकर युक्त गेहूं, आप लोग ने एक चीज सुनी होगी कि आटे को छान के मत खाओ। जैसे अभी आपने उस पिक्चर में देखा था ना कि आटे के बहुत सारी लेयर्स हैं, तो उसी में से एक लेयर जो थोड़ा कम पिसती है उसको हम चोकर कहते हैं। और ये चोकर हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि आटे को बिना छाने खाइए, क्योंकि जब हम आटे को छानते हैं तो वो चोकर ऊपर ऊपर निकल जाता है। तो ये चोकर क्या करता है, गेहूं का डाइजेशन को मजबूत बनाता है, क्योंकि इस चोकर में ही फाइबर रहते हैं। अगर हम इस चोकर को हटाते हैं तो गेहूं का जो फाइबर पार्ट होता है वो हम रिमूव कर देते हैं। और चूंकि ये फाइबरस होता है तो ये कॉन्स्टिपेशन को रोक देता है। और इसके बाद अपेंडिसाइटिस, डायवर्टिकुलिटिस, बहुत सारी चीजें जो डाइजेशन से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड, उनके रिस्क फैक्टर को कम कर देता है। अब हार्ट के लिए ये जो गेहूं का चोकर है ये कैसे बेनिफिट है, ये हार्ट के जो डिजीजेस हैं उनके हार्ट रिस्क को कम कर देता है। और गेहूं जब अंकुरित हो जाता है तो उसमें एक विटामिन ई पाया जाता है जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो विटामिन ई अंकुरित या स्प्राउटेड वीट से हमको मिल जाता है और ये विटामिन ई हार्ट रोगों से भी प्रोटेक्ट करता है। फिर इसके बाद एनर्जी और वेट लॉस, तो ये जैसे ही, चूंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक है तो कार्बोहाइड्रेट हम जैसे ही लेते हैं तो वो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में एनर्जी को रिलीज करते हैं, तो बॉडी बहुत अधिक अपने आप को एनर्जेटिक फील करती है। और इसके बाद इसका जो फाइबर है उसके कारण पेट भरा हुआ महसूस होता है। और जब पेट जल्दी भरा हुआ महसूस होता है तो आप कम खाना खाते हैं, जो कि आपके वेट लॉस में, वजन नियंत्रण में सहायक होता है। फिर जो व्हीट ग्रॉस है, अभी जो हमने इसके पहले देखा था वो व्हीट ग्रॉस ऑयल के बेनिफिट देखे थे। अब हम व्हीट ग्रास, मतलब जिसको जवारे कहते हैं, तो एनीमिया में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट जो होता है ये गेहूं के जवारे का रस का ही होता है। क्योंकि जब ये जवारे का उपयोग किया जाता है तो ये जो रस होता है ये आयरन इसमें बहुत अधिक होता है, और आयरन अधिक होता है तो ब्लड में जो रेड ब्लड वेसल्स हैं जिनको हम आरबीसी बोलते हैं, और जो कि आरबी से ही ब्लड बनता है, तो ये आरबीसी के नंबर्स को बढ़ा देता है। तो एनीमिया के लिए जो भी जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए ये बहुत अच्छा एक सप्लीमेंट है। फिर एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी प्रभाव, मतलब इसका जो गेहूं की घास होती है जिसको हम जवारे बोलते हैं उसमें क्लोरोफिल और फ्लेवोनोइड
जैसे बायोकेमिकल पाए जाते हैं और बहुत अधिक कॉन्सेंट्रेट एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें सूजन रोधी, मतलब बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, तो उसको ये कम करते हैं। साथ ही साथ जो ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं जैसे गठिया, तो उसमें ये काफी उसको हीलिंग करने में हेल्पफुल होते हैं। फिर कैंसर में सहायता, तो बहुत सारी अभी प्रेजेंट में ऐसी स्टडी हुई है कि जो व्हीट ग्रास है, उसका रस है गेहूं की घास का, वो कैंसर के बहुत सारे जो दुष्प्रभाव होते हैं उनको कम करने में सहायक होता है। हीलिंग पावर को बढ़ा देता है बॉडी की, तो हील अप जल्दी करते हैं। और साथ ही इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट ये होता है कि जब कैंसर पेशेंट की कीमोथेरेपी चलती है और उसके जो बॉडी के साइड इफेक्ट होते हैं उनको रिकवर करने में ये बहुत हेल्पफुल होता है, कि उनकी रिकवरी बहुत फास्ट कर देते हैं। फिर विषहरण मतलब डिटॉक्स, ऐसा माना जाता है कि ये जो जवारे का रस होता है ये पीते हैं तो पूरा जो लीवर होता है वो डिटॉक्स हो जाता है, और जब लीवर डिटॉक्स होता है तो डाइजेशन अपने आप बहुत अच्छा हो जाता है। फिर डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल, तो ये जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करता है, और जब ये ब्लड शुगर कंट्रोल होती है तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसरॉल इनके भी हाई लेवल को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल को मैनेज रखता है। फिर इसके बाद इसका बहुत सारा, जैसे अगर किसी को कोई चोट लग गई है, किसी का डाइजेशन खराब हो, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो, तो उन सबको इम्प्रूव करने में ये जो गेहूं की घास है या जवारे ये फायदा करते हैं। अब ये जवारे मोस्टली होते कैसे हैं कि गेहूं को भिगो देते हैं, गेहूं के दाने को, और उनको फिर मिट्टी में लगाते हैं। तो वो लगभग 4 या 5 दिन में थोड़े थोड़े से बड़े हो जाते हैं, 6 दिन में थोड़े से और बड़े होते हैं, और ऐसा मानते हैं कि 8 से 12 दिन के बीच उनको हम ऊपर का हिस्सा उनका निकाल के और फिर उसको पीस के अच्छी तरह से धुल के और उसको पीस के जो वो रस बनता है वो जवारे, ये तो जवारे हो गए, वो जो पीसते हैं और जो रस निकलता है उसको जवारे का रस कहते हैं। तो ये जो व्हीट ग्रास है ये बनाने की ये टेक्निक है। मोस्टली लोग जो इसको पीते हैं ना, तो वो कैसे करते हैं कि करीब 10 गमलों में 10 गमले रखते हैं सीक्वेंसली, और रोज एक एक गमले में गेहूं डालते जाते हैं। तो जैसे फर्स्ट दिन फर्स्ट में डाले, सेकंड दिन सेकंड में, तो 10 दिन बाद जब फर्स्ट गमले में आते हैं ना तो उनके पास ये जवारे तैयार मिल जाते हैं। तो उनको वो निकाल के दूसरे बीज डाल देते हैं, फिर दूसरे दिन जो दूसरे में डाले थे उसके 10 दिन हो चुके होते हैं। तो इस तरह से एक सीक्वेंस करके और इसकी जो जवारे है या जो व्हीट ग्रास है उसको लोग तैयार करते हैं और उसको उसके जूस को बना के पीते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान रखने योग्य है कि चूंकि इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि आयरन बहुत अधिक होता है, तो आप आयरन रिच कोई भी चीज है तो उसको कंज्यूम आपको तुरंत करना पड़ता है। तो यदि हम इस व्हीट ग्रास का एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, जूस निकालते हैं, तो उसको हम बहुत लंबे समय तक नहीं रखते हैं। मोस्टली 15 से 20 मिनट में अगर आप वो कंज्यूम कर लेते हैं तभी आपको उसके अंदर जो आयरन है उसका बेनिफिट मिलता है ना। तो ये फ्रेश ही होना चाहिए। अब इसमें ये यकृत, डायबिटीज, स्वेलिंग कम करना, एनीमिया, इसके बाद बीटा थैलेसीमिया, जो कुछ एक ब्लड के जो विकार होते हैं, ब्लड डिजीजेस होती हैं, उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। और चूंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है तो ये स्किन पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। फिर कोलाइटिस जैसी कोई भी पाचन से रिलेटेड, डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां होती हैं तो वो सब ठीक करने में ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके बाद ब्लड, रक्त विकार या ब्लड टॉक्सिसिटी, तो उसमें एक इसके रिलेटेड बीमारी है बीटा थैलेसीमिया, आप लोग ने शायद नाम सुना होगा इसका।
तो ये खासकर बच्चों को होती है और उनका हीमोग्लोबिन का जो स्तर होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो अक्सर उन बच्चों को ब्लड देना पड़ता है ऊपर अलग से, या जिसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। तो ये अगर उन बच्चों को दो तो ये रक्त शोधन के रूप में कार्य करता है, और उनका जो मान लीजिए अगर उसको हर मंथ में ब्लड देना पड़ रहा है तो वो पॉसिबल है कि कुछ और टाइम उसका बढ़ता जाएगा, कि मान लीजिए 1 से 1.5 महीने में देना पड़ रहा है, वो उसी ब्लड को प्यूरिफाई कर देगा। तो ये थैलेसीमिया जो बीमारी है उसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है। अब ये जो डायबिटिक और हार्ट प्रॉब्लम वालों को है, तो इसमें डायबिटिक टाइप 2 जो है, तो इसमें इंसुलिन को बनने में और उसकी रक्त में जो शुगर की मात्रा है उसे स्थिर बनाए रखने में, दोनों में ये हेल्प करता है। साथ ही साथ जो हाई कोलेस्ट्रॉल होता है HDL और ट्राइग्लिसरॉल, उन दोनों के स्तर को कम करता है, और हार्ट में ये जो हाइपरटेंशन है या जिसको हम हाई बीपी होते हैं उसे भी कम करने में ये हेल्पफुल होता है। सूजन और दर्द, तो इसमें सूजन रोधी गुण होते हैं, मतलब ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। इसके साथ साथ जैसे एक्जिमा है, सोराइसिस है, एक्ने है, ये सारी जो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं उनको भी दूर करता है, क्योंकि इसमें विटामिन ई भी पाया जाता है। और जैसे त्वचा में जलन या मान लीजिए बहुत अधिक जलन हो रही, तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब अगर किचन में काम करते करते जल जाता है कोई, तो अगर आटा रखा है भीगा हुआ तो उस आटे को ही उस जले हुए हिस्से के ऊपर लगा लिया जाता है। ये आप लोगों ने सभी ने शायद बहुत बार देखा होगा। तो ये त्वचा की जलन को भी कम करता है। और फिर ये कोलाइटिस के जिनको भी प्रॉब्लम है, कोलाइटिस में अक्सर क्या होता है कि इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग होने लगती है, तो वो ब्लड फिर स्टूल के थ्रू बॉडी के बाहर आने लगता है, तो ये इस प्रोसेस को भी कम करता है। फिर लीवर को क्लीन करता है, और लीवर में जो फैट डिपॉजिट होता है, जिससे आप लोगों ने एक शब्द आजकल बहुत सुना होगा, फैटी लीवर, तो ये उस फैटी लीवर में फैट को कम करने में हेल्पफुल होता है। इम्यूनिटी सिस्टम और नर्वस सिस्टम को ये बूस्ट अप करता है, और जो कॉग्निटिव जो आपकी एफिशिएंसी है उसको बढ़ाता है। ब्रेन में जब कॉग्निटिव एफिशिएंसी बढ़ जाती है, तो जैसे अल्जाइमर है, इस टाइप के जो रोग होते हैं वो होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट को ये जनरेट करता है। मतलब न्यूरो प्रोटेक्टिव मतलब जो ब्रेन के सेल्स हैं जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, उन न्यूरॉन्स को ये प्रोटेक्ट करता है। मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन को ठीक करता है, चूंकि ये कार्बोहाइड्रेट रिच होता है तो एनर्जी देता है, एनर्जी मिलने के कारण थकान कम लगती है। फाइबर रिच होता है तो पेट जल्दी भरा हुआ महसूस करते हैं कम खाने में, और चूंकि खाना कम खाते हैं तो वेट लॉस करने में ये हेल्पफुल होता है। गले की प्रॉब्लम में जो व्हीट ग्रास का जूस है उससे यदि गार्गल किए जाते हैं तो जो गले में कई बार इन्फेक्शन हो जाता है या खराश हो जाती है तो उससे बहुत अधिक राहत मिलती है। तो यहाँ पर हमने अभी देखा गेहूं के क्या क्या यूज हैं और उसके थेरेपेटिक यूज क्या क्या है। तो अभी एक क्वेश्चन था, रूपाली जी का था ना आई थिंक, कि क्या चीजें कब खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए। आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें एक बार तो सभी सुन लेंगे जिससे। दीदी जैसे ये था कि अभी बादाम भिगो दी, अखरोट भिगो दिया, अब ये सुबह खा लिया, फ्रूट को एक समय पे खा लिया, फिर भोजन किया, तो ऐसे हम तो फिर मुंह चालू ही रह रहा है हमारा पूरे दिन। तो
क्या करें? एक समय फ्रूट के साथ कुछ और लेना नहीं चाहिए, ऐसे सुना है। फिर क्या करें ऐसे में? देखिए, अभी जो प्रेजेंट में जो डाइटिशियन बोलते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में जो हमारे गट्स पर लोड होता है ना, वो बहुत प्योर चीजों का नहीं होता है। आप कुछ भी खाइए, आप जैसे मान लीजिए लौकी खा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम कि उसमें केमिकल है कि नहीं है ना। तो अभी लोग जो डाइटिशियन है वो ये बोलते हैं, जैसे पहले के समय ये था कि भरपेट 2 टाइम खाना खाइए और काम पर चलिए, बट अभी डाइटिशियन ये सलाह देते हैं कि छोटे छोटे मील लीजिए। तो पूरे दिन भर में आपको 4 मील कम से कम लेना ही चाहिए। तो एक आइडियल वो जो लाइफ स्टाइल के लिए बताते हैं कि एक जो ऐसा व्यक्ति है कि जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वो अपने खाने को मेंटेन करना चाहता है, तो मोस्टली वो लोग क्या सलाह देते हैं कि सबसे पहले आप सुबह उठिए तो आप कुछ जो नट्स होते हैं वो आप लीजिए, क्योंकि सुबह जो होता है वो आप अपने फास्ट को तोड़ते हैं। मान लीजिए आपने लास्ट मील 6 बजे लिया, तो सुबह आप, हम ऐसा मानते हैं 6 बजे ही उठता है व्यक्ति, तो 12 घंटे हो गए और उसके मान लीजिए 1 घंटे बाद आपने कुछ भी लिया, तो ये 13 घंटे के फास्ट को आपने ब्रेक किया, इसीलिए उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं, है ना। तो सबसे फर्स्ट तो हमें ये करना चाहिए कि जो लोग पानी वगैरह पीते हैं वो पानी पी लें, है ना। उसके बाद में सबसे फर्स्ट कम से कम पानी पीने के आधे घंटे बाद हमको नट्स लेना चाहिए। नट्स दोनों तरह से आप ले सकते हैं, सोक किए हुए भी, बिना सोक किए हुए भी। लेकिन अगर बिना सोक किए हुए आप लेते हैं, ज्यादातर लोग बोलते हैं बिना सोक किए हुए नहीं लेना, क्योंकि ये जो भी सूखी हुई चीजें होती हैं इसमें अग्नि तत्व बढ़ जाता है, और जब आपकी बॉडी में अग्नि तत्व बढ़ेगा तो आपके बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा, और उसे मेंटेन रखने के लिए आपको वाटर इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है कि हम नट्स और वो सब तो ले लेते हैं, लेकिन वाटर इंटेक को बढ़ाना भूल जाते हैं। तो जब हम सोक करते हैं उसको, तो क्या होता है कि उसका अग्नि तत्व जल तत्वों में मिलके बैलेंस हो जाता है, जो बढ़ा हुआ उसका पोजीशन था वो मतलब बैलेंस वाले में आ जाता है। तब फिर यदि आप एक्स्ट्रा पानी नहीं भी पीते हैं तो आपका चल जाता है कि आप जो रेगुलर पानी पी रहे हैं उतना ही पीजिए। तो इसीलिए इस चीज से बचने के लिए सलाह देते हैं कि आप सोक किया हुआ ही लीजिए। सेकंड, जिनका डाइजेशन वीक होता है थोड़ा मान लीजिए जिनका स्टमक या कॉन्स्टिपेशन रहता है या एसिडिटी रहती है, डाइजेशन पावर वीक है, तो वो क्या है कि जो ड्राई होते हैं उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जब उसमें जल तत्व मिल जाता है तो उनको वो डाइजेस्ट करना इजी हो जाता है। तो सुबह हमको जो भी हम ये लेते हैं थोड़े से बहुत, और कितना लें तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि आपकी एक मुट्ठी में आ जाना चाहिए, मतलब जैसे ऐसे हम मुट्ठी बंद करें तो उतनी मुट्ठी में आपके जितने भी ड्राई फ्रूट आते हैं मिक्स, वो आपको लेना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम कोशिश करें कि कम से कम 8-9 बजे के आसपास जो भी ब्रेकफास्ट है वो करें, हैवी ब्रेकफास्ट करें। आपको जो भी पसंद है कि डीप फ्राई, पराठा, जो भी चीजें आपको पसंद है सब ब्रेकफास्ट में यूज करें। ब्रेकफास्ट बहुत हैवी करें। आपने सपोज 8 से 9 के बीच में ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर उसके बाद कोशिश करें कि 11 से 12 के बीच में आप कोई एक फ्रूट ले लें, क्योंकि पूरे दिन भर में आपको जो भी लोकल और सीजनल है वो कोई भी एक फ्रूट डेली खाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं उसी को प्रिस्क्राइब करूंगी जो कि सीजनल है और लोकल है, अनसीजनल नहीं, ठीक है। 11 से 12 के बीच में वो फ्रूट खा लें। फिर लगभग आप मान लीजिए, हम ऐसा मान के चलते कि स्टैंडर्ड टाइम लंच लेने का 2 बजे रहता है, तो 1-1:30 बजे के आसपास कम से कम एक कटोरी सैलेड खा लें। 2 बजे अपना पूरा लंच लें, जिसमें आपकी रोटी, चावल, दही, दाल, हरी सब्जी, ये इतनी चीजें शामिल हो। अब यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है कि हमें हमेशा जो हमारे गट से सिग्नल जाता है कि वो फुल हो गया है, वो 7 से 8 सेकंड बाद मिलता है।
तो जो लोग बहुत फास्ट खाना खाते हैं ना, तो उतनी देर में आधी से एक रोटी एक्स्ट्रा खा चुके होते हैं। तो हमको एक अपनी क्वांटिटी फिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग ने देखा होगा कई बार, मान लीजिए सब्जी बहुत अच्छी है तो वही आप हैं जो 3 रोटी खा लेते हैं, और कई बार मान लीजिए आपके पसंद की नहीं है तो वही आप हैं कि 2 खाते हैं। बदलते तो नहीं है ना आप। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम किसी दूसरे का स्टैंडर्ड नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी बॉडी यूनिक है। मैं ऐसा मानती हूँ कि जितनी भी बॉडी, जितनी भी माइंड है, सब यूनिक है, किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। तब हमको क्या देखना है कि हम जब खाना खाया हमने, मान लीजिए आज हमने 3 रोटी खाई, तो क्या उसके बाद हमको ऐसा फील हुआ कि स्टमक बहुत भर गया है, पेट बहुत भर गया है? यदि ऐसा फील हुआ, मतलब आपका खाना कितना होना चाहिए, 2 रोटी, आपने 1 रोटी एक्स्ट्रा खा ली। क्योंकि खाना हमेशा बहुत अधिक फुल स्टमक करके नहीं खाना चाहिए। फिर उसके बाद आप करीब 4 बजे के आसपास जो लोग चाय लेते हैं, तो उसके साथ कुछ भी हल्का फुल्का जो आप लेते हैं वो ले लीजिए, और कोशिश करें कि 6 से 7 के बीच में आपका डिनर हो जाए। तो डिनर एकदम जैसे ऐसी एक कहावत है ना कि जो ब्रेकफास्ट करें वो महाराजा जैसा करें, कि आप कहीं के राजा महाराजा हैं। लंच जो करें वो एक सामान्य आदमी के जैसे करें, और जो डिनर करें वो ऐसा करें कि आप दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति हैं। तो खिचड़ी, दलिया, ओट्स, ये जो चीजें होती हैं, या मान लीजिए मल्टीग्रेन आटे की रोटी, तो इस टाइप की चीजों से डिनर करें। तो ये एक आइडियल डाइट मानी जाती है। ठीक है, चलिए प्रीति जी, आपका क्या क्वेश्चन है, फिर हम अगला शुरू करें। Ma'am, thanks for sharing information. Thank you. Generally, it is एक जनरल कंसेप्शन हो गया कि wheat consumption is one of the cause of cancer nowadays. And Dr. Anil Singhvi from Indore, he is oncologist, and we came to him contact through Maitri Samu, and he doesn't consume wheat for lifelong. He has left it, and Dr. Pallavi also. She doesn't consume. So how we come to know this variety of wheat is safe for us and that is not good for us? How can we identify? हाँ, एक्चुअली जो हाई क्वालिटी वीट होता है, जिसको हम शरबती बोलते हैं, है ना, तो हाई क्वालिटी जो वीट है वो आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही है कि देखिए, अगर अकॉर्डिंग टू जैन धर्म में भी बोले ना, तो जैन धर्म में भी ये बोला गया है कि जब आप 50 साल के हो जाएं तो आप कम से कम गेहूं को शाम के खाने से अलग कर दें, शाम को गेहूं खाना बंद कर दें। तो ये चीज बिल्कुल सही है, और इसीलिए जो बहुत सारे डाइटिशियन हैं ये भी सलाह देते हैं कि आप जैसे वीक में बहुत सारे दिन हैं तो हर दिन एक डिफरेंट फ्लोर को लीजिए, डेली आप गेहूं को मत कंज्यूम कीजिए। तो ये भी आपने सुना होगा। तो ये डिपेंड आज के एक क्रॉप पर भी पड़ता है, क्योंकि जो बरसों पहले जो गेहूं उगता था, जिसको हम ऑर्गेनिक कह सकते हैं, और आज जो है जो कि पूरा ढेर सारी पेस्टिसाइड और सब चीज से भरा होता, तो एक्चुअली जो आप कैंसर का बोल रहे हैं वो कैंसर का कारण गेहूं नहीं है। गेहूं तो कैंसर को कम करता है, वो उसके जो पेस्टिसाइड जब आपके बॉडी में जाते हैं, है ना, तो वो जब बॉडी में जाते हैं तो वो जो है वो कैंसर को जनरेट करते हैं। तो अब आप उस पेस्टिसाइड, या तो आपकी खुद की फार्मिंग हो, जो कि आज के इसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उससे बचने के लिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो गेहूं का यूज करना बंद कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही की वही होती है कि आप गेहूं की जगह जो भी क्रॉप ले रहे हैं, पेस्टिसाइड तो सभी में है ना। इवन आप अगर सोच रहे हैं कि हम तो ठीक है फ्रूट्स ही खा रहे हैं, तो क्या फ्रूट्स में कुछ भी नहीं है? एप्पल भी देते हैं तो उसके ऊपर एक वैक्स लेयर चढ़ा के देते हैं। तो बेटर है कि हम ये नहीं कर सकते कि हम उस चीज से बच सकें, तो बेटर है कि हम बहुत सारा डिफरेंट चीजों को यूज करें,
है ना। जैसे ऑयल है, तो ऑयल भी जो डाइटिशियन होते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि आप एक ही ब्रांड के ऑयल को मत यूज कीजिए, हर महीने उसको चेंज कीजिए, ब्रांड को भी चेंज कीजिए। और फिर जैसे होता ना कि सोयाबीन भी मिल रहा है, ग्राउंड नट भी मिल रहा है, सनफ्लावर, ऐसे बहुत सारे तरह के मिल रहे हैं, तो वो भी चेंज कीजिए। तो हाँ डॉक्टर अब हम क्या है ना कि इन सब चीजों से बचने का एक तरीका ही ढूंढ सकते हैं। प्रॉब्लम ये है। अगर गेहूं को धो करके यूज करा जाए, विल दैट बी मच बेटर टू यूज इट एंड कंज्यूम इट? डेफिनेटली, डेफिनेटली, बिकॉज कम से कम ऊपर का एक लेयर तो निकल गया धुलने में आपका, है ना। अब वो जो उसके अंदर इंसर्ट हो गया है, इंड्यूस हो गया, बस वो रह गया, तो 100% उसकी क्वांटिटी बहुत कम हो गई। हाँ, आई मीन हम जैनियों में तो मतलब स्पेशली जो महाराज वगैरह के जो चौके होते हैं वो तो धुला हुआ गेहूं और अनाज ही यूज करते हैं। बिल्कुल। बट आजकल जैसे आपने एक सुना होगा, ब्लैक व्हीट का भी सुना होगा, ब्लैक व्हीट, काला गेहूं, जो लुक वाइज बिल्कुल काला दिखता है, गेहूं ही रहता है लेकिन बिल्कुल ब्लैक रहता है, और वो बहुत कॉस्टली होता है। उसका मैं इसमें ऐड करना भूल गई हूँ, नेक्स्ट क्लास में उसको मैं ऐड कर दूंगी। तो जो वो ब्लैक व्हीट होता है वो बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, तो आजकल इवन चौके में भी वो यूज हो रहा है कई जगह पे। बट दीदी अभी तक नहीं सुना, मैंने तो नहीं सुना। नहीं Ma'am, हो रहा but है, it doesn't हम लोग taste good. काला गेहूं नहीं नहीं नहीं, सुना। हो रहा है, वो होता है। खपली को दीदी उसको खपली गोभी बोलते हैं ना? ये मुझे नहीं मालूम, सॉरी, बट नहीं, ब्लैक व्हीट खपली के, गेहूं तो रेड होता है, रेड। हाँ, तो आजकल ब्लैक व्हीट का भी यूज हो रहा है काफी। सांगली में बहुत मिलता है, हम यूज करते हैं दीदी। हाँ, तो जबकि वो बहुत कॉस्टली होता है, इससे कई गुना कॉस्टली होता है, लेकिन वो यूज हो रहा है प्रेजेंट में। सरिता जी। जय जिनी दीदी, मैं ये पूछ रही थी कि है ना, जैसे हाँ सुबह भी दाल लिया या और लिया, इवनिंग में भी खिचड़ी वगैरह खाया, रोटी नहीं खा के, तो प्रोटीन्स बढ़ेगा नहीं बॉडी में? क्या नहीं बढ़ेगा? प्रोटीन्स बढ़ेंगे ना फिर? तो प्रोटीन तो चाहिए ही ना बॉडी में, बॉडी तो बनी ही पूरी प्रोटीन से है। दीदी बने तो है, लेकिन उसके इंटेक बढ़ जाएगा तो साइड इफेक्ट भी तो हो सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छा। क्योंकि जब आप ये बनाते हैं खिचड़ी तो उसमें 1/4 ही दाल डालते हैं ना, वो भी मूंग की। मोस्टली 3:1 का रेशो बताया जाता है खिचड़ी में, हाँ है ना। तो उसमें कितना आपके हिस्से में कितनी दाल आएगी, जी। है ना। वैसे भी हम इंडियंस प्रोटीन कम लेते हैं, अदरवाइज इतना बड़ा बड़ा आप देखिए सप्लीमेंट्स के लिए आजकल वो ऐसे पूरे 1 kg 2 kg के डिब्बे सबके यहाँ सजे रहते हैं, उसकी क्या ही जरूरत होगी। दीदी उस दिन एक वो भैया ने पूछा था ना कि उन्होंने चना लिया था रेगुलर 3 मंथ लिया था, तो बोले कि साइड इफेक्ट में फिर यूरिक एसिड बढ़ाता, क्योंकि चने प्रोटीन ज्यादा। देखिए, मैं बार बार आप लोग को बोल रही हूँ कि बैलेंस शब्द होना चाहिए। डाइट औषधि कब है? जब वो बैलेंस है। हाँ, कम लिया जाए अगर मतलब। वो बैलेंस से हट गई मतलब वो औषधि नहीं है आपके लिए, जी। है ना। कोई ना कोई वो साइड इफेक्ट छोड़ेगी ही। तो बैलेंस का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पृथ्वी जब तक अपने एक्सेस पे बैलेंस है तभी तक जीवन है। जिस दिन उसका बैलेंस गड़बड़ हुआ, है ना, या जैसे जितने भी प्लैनेट है वो अगर सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं तो वो एक बैलेंसिंग वे में घूम रहे हैं। तो जब तक कोई भी चीज, चाहे वो पंच तत्व है, वो बैलेंस है तो आप स्वस्थ हैं, है ना। त्रिदोष है, वो बैलेंस है तो आप स्वस्थ हैं। अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो आपके अंदर जो मिनरल्स होने चाहिए, जो विटामिन होने चाहिए, जो प्रोटीन के एसिड, एमिनो एसिड्स वगैरह होने चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, जो फैट होने चाहिए, वो बैलेंस है तो आप स्वस्थ हैं, जी, है ना। धन्यवाद। तो हमेशा इस चीज को मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि कभी भी ये मत सोचिए कि उस व्यक्ति ने ये खाया, ये योग किया या ये क्रिया की तो वो ठीक हो गया तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। नहीं, जरूरी नहीं है। उसकी बॉडी के लिए हो सकता वो बहुत बेनिफिशियल हो, अच्छा हो, लेकिन हो सकता आपको सूट ना करे।
क्योंकि हम फिर से ये रिपीट करूंगी कि हर बॉडी हर माइंड यूनिक है अपने आप में। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे मैं ये मानती हूँ कि हर बॉडी यूनिक है और हर इतनी इम्पोर्टेंट है कि वो अपने आप में बिल्कुल टॉप पर है। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि हम कंपैरिजन क्या करते हैं कि बंदर और मछली कितनी तेजी से पेड़ पे चढ़ सकते हैं, है ना। तो हमको अपनी आइडेंटिटी पहचाननी पड़ेगी कि हम किस में। भगवान ने हर व्यक्ति को ऐसा भेजा कि उसमें एक चीज बहुत अच्छी है और वो सब में डिफरेंट है। जैसे आप लोग यहाँ मान लीजिए आज 40 लोग हैं तो 4 लोगों में भी वो सेम नहीं मिलेगी। तो अपने को पहचानिए, अपने इनर को सुनिए। जब तक आप ये चीजें नहीं करेंगे, जैसे देखिए खाने का आप है, आप देखिए कि आप अगर थोड़े से अलर्ट हो जाएं तो आपकी बॉडी खुद बताती है कि आपको क्या चाहिए। जैसे कभी कभी होता ना, अचानक आपको लगेगा कि कुछ मीठा खा लें, बहुत कम होता है ऐसा, क्योंकि अब हम क्या करते हैं, टेस्ट पे डिपेंड हो गए हैं, खाने पे नहीं। लेकिन फिर भी कई बार होता है कि अचानक से ऐसा लगता है कि भले ही थोड़ा सा कुछ खा लें और हम 4 दाने शुगर के ही डाल देते हैं या एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, तो सेटिस्फेक्शन हो जाते हैं। वो क्या था, वो आपकी क्रेविंग नहीं थी, कि आपकी लालच नहीं थी, वो आपकी बॉडी की डिमांड थी। और कभी कभी ऐसा होता ना कि मान लीजिए सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक अच्छी सी चाट है या कोई ऐसी डिश है कि जो हमको बहुत पसंद है और हम तुरंत घर से खाना खा के आए। हमारी बॉडी मना करती है कि नहीं, हम पूरी तरह से स्टमक फुल है, लेकिन हम जीभ की लालच के लिए वो खा लेते हैं। तो ये सारी कंडीशन क्या, ये बैलेंस में नहीं है। योग में एक क्रिया होती है, आप लोगों ने शायद सुना होगा, कुंजल क्रिया। और उसी के कुंजल क्रिया जो है वो एकदम खाली पेट की जाती है और पूरे स्टमक को क्लीन किया जाता है। उसी के जैसी होती है व्याघ्र क्रिया। वो किस लिए होती है कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसा खाना चला गया कि जो टॉक्सिजिनेटेड है, उसमें कुछ टॉक्सिन है या वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं, तो उसको पूरा बाहर कर देना, ठीक है। लेकिन वही क्रिया का यूज आज क्या होता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज करते हैं कि टेस्ट, जीभ मांग रही है, टेस्ट है, उसको खा लिया और उसके बाद उसको पूरा व्याघ्र क्रिया से बाहर निकाल दिया। तो ये मिस यूज है, लेकिन हो रहा है। तो जब आप अपने अंदर की सुनना शुरू कर देंगे, उसी समय आपकी जो बॉडी है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। वो खुद बताएगी आपको कि अब मुझे प्यास लगी, अब मुझे भूख लगी, अभी मुझे मीठा चाहिए, अभी मुझे कुछ नमक चाहिए। ये सारी चीजें देखिए आपकी बॉडी खुद बताएगी आपको। लेकिन होता क्या है ना, मोस्टली हमारे साथ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक बच्चा है, उससे हमने बोला ये काम मत करो, उसने वही किया, ऐसा 8-10 बार हो गया। फिर एक दिन वो वही काम कर रहा था और आपकी कोई फ्रेंड आई और उसने बोला आप मना क्यों नहीं करती इसको ये काम करने के लिए, तो आप क्या बोलोगे, अरे बहुत तो मना कर चुके, वो सुनता ही नहीं है, उसको जो करना है करो। यही चीज शरीर आपसे बोलता है कि जब आप बच्चे थे तब से हम बोलते जा रहे हैं कि ये चीज नहीं खाना है या ये चीज इतनी ही खानी है, जब सुनते ही नहीं हो तो छोड़ो। तो जरूरी है इंटरनल आप कनेक्ट। मंजू जी। जय सिंह दीदी। जय जी मैम। ऐसा है कि हम लोग तो पहले गेहूं धोकर ही खाते थे, तो लेकिन आजकल पॉसिबल नहीं है, फ्लैट्स में तो बहुत दिक्कत है, छतें वगैरह तो होती ही नहीं है, तो अब हर चीज में पेस्टिसाइड्स है, तो क्या करें। मैं वही बोली ना, उससे बचने का अब हमारे पास तरीका कुछ भी नहीं है। तो बस यही होता है कि हम एक चेंज करें, बहुत सारे डिफरेंट तरह के अनाज यूज करें, क्योंकि सभी में तो एक अमाउंट के होंगे नहीं, कुछ में कम कुछ में ज्यादा। तो हमारे पास ऑप्शन वही बचता है कि जितना हम उनको क्लीन कर सकें आउटर लेवल पर वो कर लें, और जितना हम चेंज कर करके खाएं। आजकल तो हर फल को छील कर ही खाया जाता है, क्योंकि सब में पेस्टिसाइड्स होते हैं। खूब धो लेते हैं, फिर उसको छीलते हैं। एप्पल पहले छिलके समेत खाते थे, बोलते थे इसमें विटामिन सी होता है छिलके के नीचे, लेकिन अब तो हमारा सारा निकल जाता है। बिल्कुल, अभी मजबूरी है।
हाँ जी, है ना? थैंक यू। मैम मैं सॉल्यूशन बताती हूँ अगर आप परमिशन दे तो। बोले। मेरे कुछ रिलेटिव हैं, वो कुछ रिलेटिव से फ्लैट्स में रहते हैं और बालकनी में ही वो 5 kg गेहूं धो धो के स्टोर करते हैं। तो ये इस तरह से जैसे कपड़े सुखाने के लिए बालकनी यूज करते हैं, तो वो इतना ही अमाउंट का धो के और स्टोर करते जाते हैं, क्योंकि उनको नहीं खाना है बिना धुला हुआ गेहूं। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, या कई जगह धुला हुआ मिलता है, ऐसे देखिए भी प्रीति हम जी, फाइंड एक आउट चीज मैं करेंगे। बताऊं, यदि आप किसी चीज को ठान लें तो वो बोलते हैं ना, जहाँ चाह वहां राह। तो पहले तो हमें करना पड़ेगा कि हम उसको कैसे, उससे बचने के लिए अपने आप को कैसे जस्टिफाई कर लेते हैं। तो पहले तो हमको ठानना पड़ेगा कि हमको ऐसा ही खाना है, यही खाना है। और जिसके हैंड रेज है, मेरे पास नाम बहुत नहीं आ मुश्किल रहा होता है। है एक्चुअली, हमें कई बार फेंकने पड़े गेहूं, खराब हो गए, सूखे नहीं, तो बहुत वेस्टेज हुई, इसलिए अब बंद कर दिया धोना। पद्मश्री जी। जी दीदी, आपने बोला ना जैनिज्म में बोला है कि शाम के खाने में गेहूं बंद करना चाहिए आफ्टर एज 50। तो ये कहाँ रेफरेंस मिलता है इसका? ये रेफरेंस कहाँ पे, किस किताब में या एक्चुअली शास्त्र ये में जो लिखा हमारे है? साधु होते हैं, वही उन्हीं के मुंह से मैंने सुना है, बहुत सारे, है ना, बहुत सारे ऐसे साधु हैं जो ये चीज बोलते हैं। क्योंकि उसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि जो ग्लूटेन होता है वो पचने में बहुत टफ होता है, और जैसे एज बढ़ती है तो डाइजेशन पावर भी वीक हो जाता है। तो इसी के रिकॉर्डिंग वो ये चीज को। सेकंड थर्ड जिन्होंने हैंड रेस किया हो, क्योंकि उनका नाम मेरे इसमें श्वेता नहीं आ दीदी, रहा है। श्वेता दीदी। श्वेता जी प्लीज आप अनम्यूट कर लें। सॉरी, आप बहुत देर से दीदी वेट कर रहे होंगे, आपका नाम मेरे पास नहीं आ रहा था। नहीं जी नहीं दीदी, जय जिनेंद्र दीदी, जय मेरा सवाल था ना नॉन अल्कोहलिक जो फैटी लीवर है उससे। तो अगर ये क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल आ रहा है, और उसके कारण जैसे या तो थायराइड के कारण है या थायराइड या लीवर जो भी हो, तो इसके लिए क्या हम डाइट चेंज कर सकते हैं और क्या ले सकते हैं? जैसे जवारे का जूस तो एक मुझे अच्छा लगा, उसके अलावा भी क्या ले सकते हैं? एक्चुअली फैटी लीवर के लिए तो सबसे पहले हमको जो फैट जिन चीजों से मिल रहा है बॉडी को, वो चीजें आपको बंद करनी पड़ेंगी। और एक मेरा ये एक्सपीरियंस है, एक मैं आपको बताऊं, जो साइकोलॉजी में आता है। क्या होता है, हम जो ह्यूमंस होते हैं ना, वो अपने आप को हमेशा बहुत कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं। आप जैसे देखिए, अगर मान लीजिए आप एक हॉल के अंदर जाते हैं, वहां बहुत सारी चेयर लगी हैं और कोई चेयर नंबर नहीं है, आप किसी पर भी बैठ सकते हैं, सारी खाली हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले देखेंगे ऊपर फैन है कि नहीं, सामने है कि नहीं, ज्यादा अच्छे से दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि आप जो सबसे कंफर्टेबल जगह होगी उसको चूज करेंगे। तो ये ह्यूमन नेचर है। तो यही क्या होता है कि जैसे यदि मैंने आपसे बोला कि अगले 1 हफ्ते तक हम मार्केट बंद रहेंगे, तो आप देखिए सबसे पहले भागेंगे कि जितनी चीजें हमारी जरूरत की हैं उनको हम स्टोर कर लें। यही बॉडी करती है। लोग अक्सर क्या करते हैं, डाइट या उसके चक्कर में खाना कम कर देते हैं, और जैसे ही आपने एकदम से खाना कम किया, मान लीजिए आप 3 रोटी खाते थे और आपने अचानक से 1 पर आ गए, तो ब्रेन को तुरंत डर लगता है कि अब मुझे कम पोषण मिल रहा है, तो मैं इस शरीर को चलाऊंगा कैसे। तो वो क्या करता है, डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। और वो डिपॉजिट किस फॉर्म में करता है, फैट फॉर्म में। तो कम खाना भी एक फैट डिपॉजिट का कारण हो सकता है। तो इस चीज का एक हमेशा ध्यान रखें कि जो बैलेंस शब्द है वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो जो भी मतलब जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो फैट प्रोड्यूस करती हैं, एक तो या जिनमें फैट एक्सेस में, उनको आपको रोकना पड़ेगा। और सेकंड, आपको यदि मान लीजिए हेल्दी और बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, तो वो भी आपको रोकना पड़ेगा। ठीक है। और दीदी एक सवाल और था कि जैसे अभी तो दिन छोटे हो जाते हैं, और 4:30, मतलब सुबह अगर लंच लेट हुआ तो अर्ली डिनर तो पॉसिबल ही नहीं होता है। तो फिर ऐसे में मतलब जैसे सूप सैलेड वगैरह तो ठीक है, ले लेते हैं, लेकिन फिर रात को दूध वगैरह लेना ठीक रहता है क्या, या आफ्टर 7? मतलब देखिए, मैं मेरी बार बार फैटी एक लीवर चीज बोल में रही हूँ, मैं बार बार मतलब एक चीज बोल रही हूँ
कि हम्म, हर बॉडी डिफर होती है। हम्म, रात में दूध लेना, अगर आप लोग इतने 40 लोग हैं तो उसमें से हो सकता है 5 लोगों को सूट करे, 5 लोगों को वो डाइजेस्ट ही ना कर पाए, हम्म, 5 लोगों को एसिडिटी हो जाए, 5 किसी। तो ये आप लेके उसको देखिए। आप अपनी बॉडी को खुद ही सबसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो एक समय के बाद दूध को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। हम्म। डिपेंड करता है कि आपका डाइजेस्टिव पावर कैसा है, किस तरह की चीजें डाइजेस्ट हो रही हैं। तो सबसे अच्छी चीज होती है कि वो दूसरा नहीं बता सकता है, वो आप ही कर सकते हैं। नहीं नहीं दीदी, रिगार्ड वो था कि फैटी लीवर है जैसे, तो डेयरी उसमें कितना, मतलब फैट निकला फैटी लीवर हुआ से आप किस ले कारण सकते लेना है, नहीं लेना है? हैं, फैट निकला हुआ आप ले सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू दीदी। ओके, रेखा जी। जय श्री दीदी। जय जी। दीदी मैं पूछ रही थी कि जैसे भी आपने न्यूट्रिएंट डाइट बताई थी ना कि हमें भाई जैसे लंच डिनर का, तो मैं पूछ रही थी उसमें हमें जैसे दालें लेते हैं प्रोटीन वाली, तो दालों का वो हमें दिन में लंच में रखना चाहिए या सब्जियां वगैरह जैसे ग्रीन वेजिटेबल घिया तोरी लंच जब जो आप बनाते हैं, लेते हैं उसमें लीजिए पूरा और लंच। दालें मतलब कि डिनर में दाल नहीं हो, डिनर में हम सब्जियों आप से डिनर सब्जी। के लिए एक मूंग की दाल सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि वो लाइट वेट होती है। इसीलिए आप देखिए बीमारी के बाद या बीमारी में भी ये सजेस्ट किया जाता है कि मूंग की दाल दीजिए। मान लीजिए आपने 2-3 दिन का फास्ट किया, तो उसके बाद भी ऐसा बोलते हैं कि मूंग की दाल के पानी से उसको तोड़िए, क्योंकि वो लाइट वेट होती है, तो वो आप ले सकते वो दालें वैसे मतलब कि प्रेफरेबल यही है कि भाई हैं। हाँ, लंच में जो दाल रखें और छोड़ना चाहे। वेजिटेबल। 9 बज गए, तो जो जिनके क्वेश्चन नहीं है तो वो लीव कर सकते हैं। मतलब दाल वगैरह में सब लंच में ज्यादा बेस्ट है और वेजिटेबल्स उसमें डिनर में। वेजिटेबल आपको लंच में भी लेना पड़ेगा ना। ओके, ठीक है। ठीक, ठीक। चलिए, और किसी के हैं क्या क्वेश्चन? रिचा दीदी। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे फैटी का होता है आजकल तो सबसे ज्यादा नॉन अल्कोहलिक वाला, वो क्या एक्चुअली होता ना है किसी आप और बहुत का भी माइक ऑन है, टाइम सॉरी रिचा जी, तो मुझे वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अभी आ रही दीदी? रिपीट, हाँ रिपीट कीजिए प्लीज। दीदी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होता है उसमें अपन कपालभाति वगैरह इस तरीके का बता सकते हैं करने के लिए? देखिए, इसमें हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं कपालभाति वगैरह, क्योंकि क्या होता है कि कपालभाति में एक स्ट्रोक लगता है ना। तो इसलिए अब ये डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज पे है ग्रेड 2। ना। अर्ली स्टेज 1 में तो हम प्रेफर कर बोलते हैं कि भाई आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर 2 पर है तो उसमें अब दूसरी कंडीशन क्या आएगी कि जो जिसको भी पर्टिकुलर है वो क्या पहले से योग और कपालभाति करता था। यदि वो करता था, उसकी बॉडी यूज टू है, तो वो कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन यदि उसकी बॉडी यूज टू नहीं है तो आप नए सिरे से शुरू नहीं कर सकते, है ना। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ऐसे में दीदी कौन सी एक्सरसाइज हमें करवा सकते हैं अपन? देखिए, आप क्वेश्चन बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन इसमें 2 चीजें हैं। एक तो मुझे रिपोर्ट्स लगेंगी सारी, ठीक है, क्योंकि बिना रिपोर्ट के बता पाना मुश्किल है। दूसरी चीज प्रॉब्लम यह है कि मान लीजिए मैं आपको बता भी दूं कि आपको ये आसन करना है या ये आसन कराना है, तो मैं कैसे श्योर हूं कि आप उसकी सही टेक्निक यूज कर रहे हैं, राइट, है ना। क्योंकि जैसे अभी मैंने एक ये छोटी सी आपको टेक्निक बताई थी, तो उसमें आपने फील किया, तो ऐसे बहुत से लोगों के मुंह से आप सुनेंगे कि हम लोग तो सालों से योग कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ योग की गलती नहीं है, वहाँ आप सही टेक्निक अडॉप्ट नहीं कर रहे, उसकी गलती है। तो अगर मैं एडवाइस दे भी दूं कि आप ये आसन कर लो, तो वो आप कैसे कर रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम, तो मुझे नहीं मालूम आपको कितना बेनिफिट होगा। थर्ड क्या होता है कि मान लीजिए एज 30 से ज्यादा है, आजकल तो 25 से ही ऊपर होती है, तो बॉडी मिसअलाइंड होगी। तो ऐसा ना हो कि मैंने तो आपको वो आसन बोल दिया, अब उनकी बॉडी मिसअलाइंड कहाँ से मुझे भी नहीं मालूम, तो वो मिसअलाइनमेंट बढ़ रहा हो।
तो जब हम योग थेरेपी पे जाते हैं तो उसमें ढेर सारी चीजें देखी जाती हैं, उनका फिजिकल पोस्चर, मेंटल स्टेटस, सारी चीजें, है ना। तो इसीलिए ऐसे बता पाना संभव नहीं होता। जब तक कि मैं उस पर्सन को ना देखूं, उसके रिपोर्ट्स ना देखूं, तब तक सजेस्ट कर पाना मुश्किल होता और दीदी जैसे कॉन्स्टिपेशन या ब्लॉटिंग एक जनरल सब में होता है, देखने को मिल रहा है, उस कंडीशन में अपन क्या करवा सकते हैं है। एक्सरसाइज में? कॉन्स्टिपेशन और इसके लिए तो बहुत अच्छा लघु प्रचालन प्रक्रिया होती है योग में, वो आप करा सकते हैं। किसी ने नंबर मांगा था तो नोट कर लीजिए, 930 22 77 986। मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, 930 22 77 986। दीदी बात कब कर सकते हैं आपसे? इवनिंग टाइम पर, क्योंकि मॉर्निंग से क्लासेस रहती हैं, थैंक यू तो दीदी। मोस्टली इवनिंग में फ्री होती दीदी एक चीज और पूछना था, डिनर में जैसे सूप, दाल या सैलेड ले सकते हैं या नहीं? क्योंकि कई जगह पे सुनते हैं कि नहीं, इवनिंग टाइम पे कई लोगों को सैलेड भी गैस बना देता है। हाँ, सैलेड मोस्टली हम प्रेफर नहीं करते कि रात को आप लें, लेकिन सूप ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, उपमा ले सकते हैं, नमकीन दलिया ले सकते हैं, इस टाइप की चीजें आप ले सकते या एक बाउल दाल का ले सकते हैं, मूंग की दाल का, नहीं। अरहर की दाल का नहीं, बट मूंग की नहीं, दाल का दे सकते हैं। नहीं ले सकते। देखिए, बैलेंस आपको तभी मिलेगा जब उसमें मल्टीपल चीजें। हाँ, आप दाल में ढेर सारे वेजिटेबल्स डाल के आप ले सकते हैं। जैसे लौकी डाल देते हाँ, हैं अपन, या तो हाँ, वेजिटेबल्स आप उसमें मिक्स कर देंगे तो उसको ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दीदी। चलिए तो मिलते हैं हम। आई थिंक सभी के हो गए हैं ना क्वेश्चन अभी।